अक्सर मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा ये पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ फर्जी यानी झूठी एफआईआर दर्ज कराए तो उसके खिलाफ किस तरीके का कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि इंडियन पेनल कोड या इंडियन पेनल कोड के स्थान पर जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें इस तरीके के प्रावधान नहीं है कि झूठी एफआईआर वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। लेकिन अमूमन ये देखने में आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ज्यादा से ज्यादा मामले में क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। लेकिन झूठी एफआईआर लिखाने वाले के अगेंस्ट बहुत कम देखने में आता है कि किसी तरीके की कार्रवाई की जाए। दोस्तों, एक मामला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बहुत ही जबरदस्त फैसला दिया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर पुलिस प्रशासन ईमानदारी के साथ काम करेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार काम करेगा, तो कुछ दिनों बाद ही झूठी एफआईआर दर्ज होना बंद हो सकती है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि झूठी एफआईआर लिखाने वालों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया जाए, बहुत डिटेल में कहा है। और अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो जो संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं करीब मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। साथियों, वैसे तो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश के अधिकारियों के लिए, डीजीपी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 6 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन दिशा निर्देशों के बारे में हम वीडियो के दूसरे पार्ट यानी पार्ट 2 में बातचीत करेंगे। इस वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैं सिर्फ यह बात करने जा रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने झूठी एफआईआर लिखाई तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, यह मामला पति पत्नी के बीच का था। पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि तलाक के बाद उसके पति के द्वारा फेसबुक पर उसे धमकी दी जा रही है। इस तरीके का आरोप लगाते हुए धारा 504 और 507 इंडियन पेनल कोड के तहत एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पाया जाता है कि यह मामला फर्जी है। किसी भी तरीके की कोई धमकी वगैरह उसके हस्बैंड के द्वारा यानी पूर्व जो हस्बैंड था नहीं दी गई है फेसबुक वगैरह पर। और मामले में पुलिस के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है, जिसको कि एफआर कहते हैं। हम सभी जानते हैं, मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट यानी एफआर लगा दे तो क्या करना चाहिए। प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करना चाहिए। और प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है, यह भी मैंने इस बात पे भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हो तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो इस मामले में जब पुलिस के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है तो क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद जब मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामला जाता है तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 191 बी के तहत इस मामले में कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। साथियों, मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि सेक्शन 190 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा। जब कोई व्यक्ति न्यायालय में कंप्लेंट यानी परवाद दाखिल करता है तो 191 ए के तहत संज्ञान लिया जाता है और 191 बी के तहत पुलिस रिपोर्ट पे कोर्ट संज्ञान ले सकती है। तो जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसको पुलिस रिपोर्ट मान करके कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और सम्मन जारी कर दिया उस व्यक्ति के लिए कि हाजिर हो न्यायालय में, ट्रायल फेस करो। अब मजिस्ट्रेट की न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष 528 बीएनएसएस, जो कि सीआरपीसी की धारा 482 थी इनहेरेंट पावर वाली, उसके तहत एक क्रिमिनल मिसलेनियस रिट फाइल की जाती है। तो देखते हैं कि हाईकोर्ट में क्या होता है। साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जाती है और कानूनी बात की जाती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई वो 504 और 507
आईपीसी के तहत दर्ज हुई। गाली गलौज करना, प्रोवोक करना, शांति भंग करने के लिए प्रोवोक करना, इस तरीके की ये धाराएं हैं। और ये दोनों धाराएं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, असंज्ञेय अपराध हैं। और जब असंज्ञेय अपराध कोई व्यक्ति कारित करता है, कमिट करता है, तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, एनसीआर दर्ज होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में एफआईआर नहीं, एनसीआर दर्ज होती है, एफआईआर कॉग्निजेबल रिपोर्ट में दर्ज होती है। साथियों, जो केस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी और बहुत ही कानूनी डिस्कशन किया जाता है। न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा एक प्रोसीजरल मिस्टेक की ओर इशारा किया जाता है और यह कहा जाता है कि सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नॉन कॉग्निजेबल अपराध के लिए, यानी 504 और 507 जो आईपीसी की धारा थी, उसके लिए यह समनिंग आदेश पारित किया गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ना तो गैर संज्ञेय अपराध का खुलासा होने वाली पुलिस रिपोर्ट को सीआरपीसी की धारा 2D के स्पष्टीकरण के प्रावधान के तहत शिकायत में बदला। मतलब 2D क्या है? सीआरपीसी की धारा जो 2D थी उसके तहत कंप्लेंट को डिफाइन किया गया, अपराध को। तो हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने कहा कि जब मामला नॉन कॉग्निजेबल था तो आप उसको कंप्लेंट के रूप में दर्ज कर लेते, लेकिन मजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं किया और न ही सीआरपीसी की धारा 191A के तहत संज्ञान लिया। 191A में संज्ञान मैंने अभी बताया कि कंप्लेंट जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल करता है तो 191A के तहत सीआरपीसी की जो धारा है मजिस्ट्रेट की कोर्ट संज्ञान लेती है। तो इस तरीके से बेंच ने यह बात कहते हुए आगे कहा कि इस मामले में अलीगढ़ के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया और एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध को कॉग्निजेबल अपराध माना। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करते हुए यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा कही गई। आगे कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 191B के तहत संज्ञान लेने और पत्नी को बीएनएसएस की धारा 223 के पहले परंतुक के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना इस तरीके का आदेश पारित किया जाना कानूनन नहीं है। हम सभी जानते हैं नए कानून में जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट दाखिल करता है और 223 और 225, जो 200 और 202 का बयान था सीआरपीसी में, वो 223 और 225 हो गया बीएनएसएस में। तो इन बयानों को दर्ज होने के बाद फिर अपोजिट पार्टीज यानी जिनको प्रपोज्ड एक्यूज्ड जो होते हैं उनको नोटिस जारी किया जाता है समन होने से पहले कि अगर आपको कुछ कहना हो तो आओ। तो कोर्ट ने कहा न्यायमूर्ति महोदय ने कि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, यानी सीधे सीधे एफआईआर अगर आ गई थी, क्लोजर रिपोर्ट आ गई थी और उधर से कोई प्रोटेस्ट दाखिल होता तो उसको कंप्लेंट के रूप में ट्रीट करना चाहिए क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। यह बात कही न्यायमूर्ति महोदय ने। और इन सब बातों को कहते हुए एक और महत्वपूर्ण बात कही कि अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर लिखाता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये पाता है कि मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए, तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते समय एफआईआर लिखाने वाले व्यक्ति के खिलाफ 177 जो कि आईपीसी की धारा थी, जानबूझकर किसी सरकारी कर्मचारी को झूठी इत्तला देना, और 182 जिसका मकसद सरकारी कर्मचारी को अपनी कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, जो बीएनएस की धारा 212 और 217 है। आईपीसी की धारा थी 177 और 182, यानी झूठी एफआईआर लिखाने से संबंधित हैं। जो बीएनएस की धारा हो गई है 212 और 217। तो न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि आईओ को क्लोजर रिपोर्ट के साथ साथ एफआईआर लगाने के साथ साथ इन धाराओं में रिपोर्ट लिखाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर पुलिस मशीनरी का गलत या तुच्छ या गुमराह करने वाली जानकारी देकर दुरुपयोग किया जाता है तो 215(1) यानी जो 195 था सीआरपीसी का, उसके तहत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती तो 212, 217 यानी 177, 182 आईपीसी ये धाराएं बेकार हो जाएंगी। तो स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि आईपीसी की धारा 177 यानी बीएनएस की धारा 212 और आईपीसी की धारा 182 यानी बीएनएस की धारा 217 के तहत कार्यवाही के साथ ही क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की जाएगी आईओ के द्वारा। और अगर आईओ ऐसा नहीं करता है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने यहां पर एसएचओ को भी आड़े हाथों लिया कि एसएचओ ने एफआईआर क्यों दर्ज कर दी,
उसको 155 सीआरपीसी के तहत एनसीआर दर्ज करना चाहिए, एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। यह तो थी दोस्तों इस जजमेंट में इस बारे में बात कि अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर लिखा दे तो क्या करना चाहिए। अब दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, जो आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा कि वो कौन से 6 दिशा निर्देश हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश पुलिस को जारी किए गए। देखते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।